स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति समझाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। भारत की स्थिति को जानने से पहले और इसके आकार को जानने से पहले हम एक नजर विश्व पर डालेंगे। ग्लोब का एक छोटा सा प्रारूप हमारे सामने दिया गया है, जिसे आपकी स्क्रीन पर है। ये सिर्फ ग्लोब का एक पार्ट, एक साइड दिया गया है। इसको आपको पहले समझना होगा कि पूरे विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, इस अलग अलग तरीके से इसे बांटने वाली 2 लाइनें हैं। सबसे पहली है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये हमारी अक्षांश रेखा है जो किन 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण। ये देखिए बेटा, उत्तर और दक्षिण 2 भागों में ये पूरे विश्व को विभाजित कर देती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत कहाँ पर है? उत्तर अक्षांश में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में या फिर उत्तर अक्षांश में। इसके बाद हमारी एक और रेखा आती है, यह है देशांतर रेखा, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। आप सभी जानते हैं कि दो तरह की रेखाएं होती है, एक अक्षांश और एक देशांतर। जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ये भी हमारे विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये वाला भाग जो होता है ये पश्चिम है और इसके अपोजिट वाला भाग जो है ये पूर्व है। तो अगर हम देशांतर रेखाएं की बात करें तो भारत कहाँ होगा? पूर्वी देशांतर में। कहाँ स्थित होगा? पूर्वी देशांतर में। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में पूर्व देशांतर में है। ये है ना उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है? पूर्व देशांतर। तो भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत स्थित है। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं हम कि भारत कहाँ स्थित है। 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर तक जाती है। इस चीज को समझने के लिए हम बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ अभी। ये देखिए बेटा, भारत यहाँ स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। अब हम इसके अक्षांश को देखते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश है। यहाँ 10 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 10 डिग्री अक्षांश है। इससे नीचे 8 डिग्री पर यहाँ से भारत शुरू होता है और यहाँ पर 37.6 तक अक्षांश रेखा तक जाता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, इन रेखाओं की बात करें तो 68.7 से यहाँ गुजरात से शुरू होता है और 97.25 अरुणाचल प्रदेश तक ये देशांतर रेखाएं जाती हैं। इस तरह से भारत की स्थिति जो है इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य में बनी हुई है। अब इसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं भारत की स्थिति की, तो आप ये देखिए भारत की स्थिति जहाँ 37.6 से जहाँ 37.6 यहाँ से और 8.4 तक है, सेम यहाँ पर 68.7 से 97.25 देशांतर तक है। इसके बीच से बीचों बीच एक रेखा निकलती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, जो कि 23.30 डिग्री से निकलती है। 23.30 अक्षांश रेखा जो वो कर्क रेखा बनाती है, जो कि भारत के बीचों बीच से निकलती है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो भारत की ये देखिए नीचे यहाँ आपको नजर आएगा अंडमान और निकोबार। ये भी भारत के द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इस साइड है लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है जो कि भारत में अरब सागर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार भी भारत में ही स्थित है और ये भारत के पूर्व में है, और लक्षद्वीप जो है वो भारत के पश्चिम में है, लेफ्ट साइड में है, जो कि अरब सागर के बीच में पड़ता है। अब आप इस पे ध्यान देंगे कि भारत का आकार क्या है। ये तो थी भारत की स्थिति कि भारत कहाँ विश्व में कहाँ पर स्थित है। अब आप इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का आकार क्या है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
जो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 2.4% लिए हुए पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? केवल 2.4%। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है? रूस का। सबसे ज्यादा एरिया रूस ने कवर किया हुआ है। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड अमेरिका, फोर्थ चीन, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ नंबर पर आता है हमारा भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यदि हम बात करें भारत की स्थल सीमा की, तो भारत की स्थल सीमा जो है वह 15,200 किलोमीटर। और अगर हम भारत की तटीय रेखा की बात करते हैं तो वो है 7516 किलोमीटर, मतलब 7,516 किलोमीटर। यदि हम बात करते हैं भारत की समुद्री तट रेखा के बारे में, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये इस वाले एरिया के बारे में, तो ये टोटल कितना है? 7,516.16 किलोमीटर। लेकिन अगर हम कुल स्थल सीमा की बात करते हैं तो वो है 15,200 किलोमीटर। अब अगली बात आती है भारत के आकार के बारे में। अब आप सब जानते हैं कि भारत में सबसे ऊपर जो है नवीन वलित पर्वत है हिमालय। हिमालय जो है वो भारत के उत्तर पूर्व से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर गिरा हुआ है। हिमालय पर्वत जो है भारत के सबसे ऊपर शिरोमणि है, हमारा सबसे ताज है हिमालय है भारत का। और ये हमारे उत्तर पूर्व से होते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ है। और अगर हम भारत को नीचे की तरफ से देखें तो जहाँ कर्क रेखा है उससे नीचे हमारा भारत थोड़ा संकरा होता जा रहा है। ये देखिए ट्रायंगल शेप में, ये जैसे जैसे नीचे होता जा रहा है वैसे वैसे ये संकरा होता जा रहा है और ऊपर से ये चौड़ा होता जा रहा है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और हमारे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। अब अगर हम बात करते हैं भारत की, तो आप ये देखिए कि भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि भारत का अगर हम लंबाई देखें तो भारत की लंबाई है टोटल 3214 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई देखें तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत टोटल 68.7 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री तक फैला हुआ है। आपने ये बात भी देखी होगी कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के। एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट के। अगर हम यहाँ पर अंदाजा देखें तो 97 से 68.7 के आसपास हमारा लगभग 29.7 के आसपास का हमारा देशांतर रेखाओं के बीच का गैप है। एक देशांतर अगर 4 मिनट के बराबर है तो 29.7 कितने के लगभग होगी? 120 मिनट के बराबर। लगभग कितने मिनट के बराबर होगी? 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। 2 घंटे मतलब जब यहाँ पर 5 बजेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 3 बजे होना चाहिए। लेकिन पूरा भारत तो एक है, हम ये तो नहीं कर सकते ना कि भारत में एक जगह 3 बजे हुए और एक तरफ 5 बजे हुए हैं। तो हमने इसके लिए क्या किया? पूरे विश्व को कुछ कटिबंधों में बांटा गया है, समय के कटिबंधों में बांटा गया है। उसका एक कटिबंध हमारे देश के बीच से भी निकलता है, ये वाला। ये जो कटिबंध है बेटा ये 82.30 पूर्वी देशांतर लिया हुआ है हमने, ठीक है। ये हमारे यूपी के मिर्जापुर से निकलता है। यूपी में एक जगह है जिसका क्या नाम है? मिर्जापुर। यहाँ से वो निकलता है और जहाँ यहाँ मिर्जापुर से निकलता है हमने इसी को मानक समय मान लिया ताकि पूरे भारत का एक समय निश्चित हो सके। हमें ये ना करना पड़े कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें कुछ और टाइम मिल रहा है और यहाँ जा रहे हैं तो हम कुछ और टाइम मिल रहा है। इसके लिए हमने क्या किया कि मिर्जापुर को अपने समय का निर्धारण दे दिया और हम इसी निर्धारण से जो है पूरी घड़ियों को अपने पूरे देश के समय को बांधते हैं। ये जगह कहाँ पर है? यूपी में मिर्जापुर। और ये कितने डिग्री पर है? 82.30 पर, जिसे कि हम मानक याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मानक याम्योत्तर रेखा। अब इसके बाद बेटा भारत और विश्व की बेटा अगर अभी हम बात करते हैं तो भारत और विश्व के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत जो है वो एशिया के, आप देखेंगे
ये देखिए, भारत जो है एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में है। ये ना तो पूरी तरह से पूर्व में है और ना ही ये एशिया के पूरी तरह से पश्चिम में है। तो इस प्रकार से भारत जो है एशिया के पूर्व और पश्चिम के बीच में मिलता है और हिंद महासागर पश्चिमी देशों को पूर्व से मिलाता है। आप ये देखिए नीचे जो हिंद महासागर है, मोस्टली जो रेखा है भारत की ही है। यहाँ पर किसी भी देश की इतनी लंबी सीमा यहाँ नहीं रखती, केवल भारत की ही लगती है, जिस वजह से इस महासागर का नाम भी हिंद महासागर रखा गया है। और हिंद महासागर से सबसे ज्यादा किसकी रेखा मिलती है? भारत की तट रेखा मिलती है। इसी तट रेखा की वजह से प्राचीन काल में हमारा दूसरे देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध जुड़ पाया। ये लोग यहाँ से नाव से या किसी भी तरह से जो है यहाँ से हमारा संपर्क जो है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका सबका हिंद महासागर के थ्रू ही भारत और फिर आगे पूरे एशिया में इनका संबंध बन पाया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये देखिए बेटा, भारत ही है जो पड़ोसी देशों से या फिर हिंद महासागर के थ्रू दूर तक अपने समुद्री यात्रा के थ्रू दूसरे देशों से अपना संबंध बनाए हुए हैं। ये देखिए बेटा, ये सबका सबसे जो समुद्री यात्रा करके वायु मार्ग से समुद्री यात्रा के थ्रू गए हैं। समुद्री रास्ते से ही जो है भारत जो है अन्य देशों से, विश्व से जुड़ा है और एशिया भारत के थ्रू ही अन्य देशों से जुड़ा है। इन मार्गों से ही जो हमारे विचार और हमारे वस्तुएं आदान प्रदान हुई। हमारे उपनिषदों के विचार, रामायण, अंक, दशमलव प्रणाली सभी जो है इसी रास्ते से जुड़े हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा भी होगा बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, सॉरी आपने 8th में पढ़ा होगा। मसालों के लिए अंग्रेज भारत आए, कपड़ों के लिए अंग्रेज भारत आए, अन्य जो सामान थे उसके लिए भारत आए और भारत एक सबके बीच में, पुर्तगालियों के बीच में, डच के बीच में, डेनमार्क के बीच में, सबके लिए एक व्यापार का केंद्र भी बन गया। इसका क्या कारण था कि यहाँ से समुद्री रास्ते से आसानी से व्यापार किया जा सकता था। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर कंट्रीज में फ्रांस वगैरह ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। ये तो था बेटा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और भारत का विश्व के साथ संबंध। ठीक है, अब इससे आगे बेटा हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश देखिए बेटा कौन कौन है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम में है पाक और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं? पाक और ये देखिए ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये 4 कंट्रीज जो हैं बेटा हमारी उत्तर में है। फिर उसके बाद अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश है, म्यांमार है। फिर अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो श्रीलंका है और मालदीव्स है। मालदीव्स जो है बेटा वो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। ये एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि है। इसे मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? इसे पाक जल संधि भी बोलते हैं। पाक जल संधि पाकिस्तान के साथ नहीं लगानी। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच आने जाने का एक रास्ता है, एक संधि है जिसको हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। इस मैप की बेटा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। मैप की प्रैक्टिस मैं आपको अलग से करवाऊंगी। अभी केवल आपको भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं और भारत के पड़ोसी देश और भारत की मानक रेखाएं, भारत की ऊंचाई, लंबाई कितने से कितने किलोमीटर तक है, आपको सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर